श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 254 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब उसने धीरे धीरे अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। इस बात का एहसास याना को नहीं था क्योंकि वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ आशी एक बार फिर दुल्हन के वेश में अपने और कृष के कमरे में बैठी हुई थी। कृष जैसे ही कमरे में आया, कमरे की खूबसूरती देखकर उसकी आंखों में भी एक सुकून उतर आया। उसकी नज़र धीरे से बेड की तरफ गई जहां एक बार फिर उसकी फायरफ्लाई दुल्हन बने उसका इंतजार कर रही थी। आशी को इस तरह देखकर कृष धीरे से उसके पास आया और अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लिए उसने जैसे ही आशी के चेहरे को देखने के लिए उसका घूंघट उठाना चाहा, तभी आशी तुरंत ही कृष से थोड़ा सा दूर होते हुए उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ साइको, तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते जब तक तुम मुझे मेरा गिफ्ट ना दो, तो चलो जल्दी मेरा गिफ्ट दो। और गिफ्ट का जिक्र सुनकर ही कृष का चेहरा एक बार फिर कोल्ड हो गया। शट अप फायरफ्लाई, तुम्हें गिफ्ट चाहिए? मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, पहले इधर आओ मेरे पास, कहकर कृष ने अपने एक हाथ से बेड के बगल वाला ड्रॉ खोला और उसमें से एक रेड वेलवेट बॉक्स निकालकर आशी की तरफ बढ़ाया। इस बॉक्स को देखकर ही पता चल रहा था कि यह किसी ज्वेलरी या कीमती नेकलेस का बॉक्स होगा। ये बॉक्स दिखने में ही इतना लग जाए ऐसा कि इसे देखकर इसके अंदर की नेकलेस की कीमत लगाई जा सकती थी, जिसकी कीमत शायद करोड़ों में होगी। यह बॉक्स कृष आशी की तरफ बढ़ाते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन बोला, ये है तुम्हारा गिफ्ट, अब इधर आओ। इतना कहकर कृष ने अगले ही पल आशी की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचा। आशी खुद को संभाल नहीं पाई और अचानक ही कृष के करीब चली गई। अब कृष ने धीरे से अपने हाथों को बढ़ाकर आशी के चेहरे से उसका घूंघट हटा दिया, तो अब आशी की खूबसूरत और मासूम चेहरे को अपने सामने देखकर कृष की नजरें उसके चेहरे पर ही ठहर गई। अपना घूंघट हटा हुआ महसूस कर आशी की नजरें शर्म से झुक गई थी, क्योंकि कृष की लस्टफुल नजरों की तपीश वह अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी और कृष सच मुझे उसकी खूबसूरती देखकर बस उसे देखता ही रह गया था। आशी का छोटा सा मासूम चेहरा जिसपे आज उसने ब्राइडल मेकअप करवाया था, माथे पर एक बड़ा सा मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में कीमती हार, नाक में एक खूबसूरत गोल्ड और डायमंड से बनी हुई एक बड़ी सी नथ जो लगभग उसके होठों को छू रही थी। मेहरूना लहंगे में उसके सामने बैठी उसकी मासूम और क्यूट सी दुल्हन आज सचमुच आसमान से उतरी हुई परी की तरह लग रही थी, जिसकी खूबसूरती और मासूमियत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। ये चेहरा जो हमेशा अपनी मासूमियत से उसका दिल धड़काता था, आज अपनी खूबसूरती का जलवा भी उसे बखूबी दिखा रहा था। कृष का दिल एक बार फिर बेकाबू हो रहा था। उसकी नजरें आशी की उन लाल लिपस्टिक से सनी उन होठों पर पड़ी जिनमें से लगभग उसकी प्यास बुझाने वाला रस टपक रहा था, जिन्हें देखते ही कृष का गला सूखने लगा था। कृष की लगभग यही कमजोरी थी, वह चाहे कितना भी सख्त नजर क्यों ना आता हो, इस मासूम चेहरे को देखने के बाद उसका दिल पिघल ही जाता था। उसके अंदर एक अलग ही चाहत हिलोरे मारने लगती थी, जिन्हें वह लाख कंट्रोल करने की कोशिश करे, लेकिन यह इमोशन उसके ऊपर हावी हो जाते थे। और ऐसे ही कुछ आज एक बार फिर कृष के साथ हो रहा था। कृष की नज़र आशी के क्यूट सी छोटी सी नाक से फिसलते हुए उसके होठों पर आकर टिकी हुई थी और धीरे धीरे उसके होठों से सरकते हुए उसके गले के नीचे की तरफ जा रहे थे। आशी ने आज मैरून कलर का ब्राइडल लहंगा बढ़ता हुआ था और कृष उसकी ठीक सामने गोल्डन शेरवानी में था। आशी के ब्लाउज का गला हल्का सा डीप था, जिसके कारण उसकी क्लीवेज उस ब्लाउज से हल्के शो हो रहे थे। आशी ने दुपट्टे को जिस तरह ड्रैप कर रखा था, बैठने के कारण वह दुपट्टा उसके सीने से काफी हद तक निकल चुका था और अब उसके क्लीवेज कृष को काफी हद तक शो हो रहे थे, जिन्हें देखते हुए कृष को अपने अंदर गर्मी महसूस हो रही थी। कृष ने बिना एक पल की देरी किए उसे अपनी नीली नजरों से देखते हुए उसने अपनी एक उंगली आशी के चीन के नीचे रखकर धीरे से उसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठाया और अब वह धीरे धीरे आशी के उन लाल मुलायम होठों की तरफ झुकने लगा। कृष को अपनी तरफ झुकते हुए देखकर आशी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके दिल में एक अलग ही बेचैनी आने लगी थी। उसके हाथ अपने आप अपने लहंगे पर कस गए थे, लेकिन इससे पहले कि कृष अपने होठों से उसके होठों को छू पाता, तभी आशी जल्दी से अपनी एक उंगली कृष के होठों पर रखकर उसे वहीं रोक देती है। अचानक आशी इस तरह रोकने
पर क्रिश कंफ्यूज नजरों से उसे देखने लगा। तभी आशी अपना सर धीरे से नामे हिलाते हुए बोली, नहीं ये गिफ्ट काफी नहीं है साइको, मुझे तुमसे अपनी पसंद का गिफ्ट चाहिए, वह भी 1 या 2 नहीं पूरे 3। और आशी की इन बातों को सुनकर क्रिश अपनी ही जगह पर रुके हुए उसे अपनी कोल्ड नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन नीली आंखों की कोल्डनेस साफ नजर आ रही थी। शायद उसे आशी का इस तरह रोकता अच्छा नहीं लगा था। वहीं दूसरी तरफ याना, जो कि बालकनी में खड़े आसमान में चांद को देखते हुए अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी। कुछ ही घंटों में उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। उसे एक अनचाही फोर्सफुल शादी में बंधना पड़ा, वह भी उसे इंसान के साथ है जिसे वह शायद अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत करती है, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसी इंसान के अनचाहे बच्चे की मां बनने वाली है। एक ऐसा इंसान जिससे उसे प्यार की उम्मीद नहीं है, प्यार तो छोड़ो शायद इज्जत की उम्मीद भी नहीं है। वह उसे इंसान से यह उम्मीद भी नहीं कर सकती कि शायद वह उसे कभी समझेगा या उसे फ्रीडम देगा। याना की लाइफ में अचानक ही बहुत जल्दी करवट बदलना शुरू कर दिया था और आज वह उसी इंसान की दुल्हन बने उसी के कमरे की बालकनी में खड़ी है। याना अभी ये सब सो ही रही थी और तभी अचानक ही उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। इन हाथों के टच को महसूस करते ही याना एक पल के लिए कांप उठी। उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राका को देख सके। याना ने तुरंत ही घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी लड़खड़ाती आवाज में थोड़ा घबराते हुए कहा, राका तता तुम। राका अपनी पकड़ याना की कमर पर और मजबूत करते हुए उसे तुरंत ही अपने करीब खींचता है। याना तुरंत ही राका के सीने से जा लगी। अभी याना की पीठ राका के सीने से लगी हुई थी। घबराहट के मारे याना का गला सूख रहा था, उसकी सबसे तेज चल रही थी, उसके होंठ कांपने लगे थे, उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसने अपना व्हाइट कलर का वेडिंग गाउन अपने हाथों की मुट्ठी में कस लिया था, लेकिन राका को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं थी। और तभी राका धीरे से अपने सुलगते होंठ उसके गले पर रखते हुए उसे हल्के से किस करते हुए अपनी कोल्ड और डीप वॉइस में बोला, हम्मम मैं क्या हुआ स्वीटहार्ट, टेंशन मत लो, अब तुम मेरी वाइफ हो, अब तुम्हारे करीब मेरे अलावा कोई और आने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बेड पर बैठकर अपने हस्बैंड का इंतजार करना चाहिए था। आज की रात उस आसमान के चांद को मत निहारो, क्योंकि तुम्हारा चांद यहाँ तुम्हारी बाहों में है। ऐसा कहते कहते राका उसके गले और कंधे के पास अपने होठों से किस करते हुए हल्के हल्के शक कर रहा था। राका का ऐसा करना याना को अजीब ही फीलिंग दिला रहा था। तभी याना अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में घबराते हुए बोली, राका का क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना कहकर याना तुरंत ही घबरा कर खुद को राका की बाहों से छुड़ाकर वहां से जाने लगी, लेकिन तभी राका ने अचानक ही उसके एक हाथ को पीछे से पकड़कर अचानक ही झटके से गोल घुमाया। याना इसके लिए तैयार नहीं थी, वह अचानक ही गोल घूमते हुए तुरंत ही राका के सीने से जा लगी। उसके हाथ अपने यहाँ पर आकर के दोनों शोल्डर पर चले गए और राका ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर में लपेटकर उसे अपनी करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसे कैसे? नींद आ रही है स्वीटहार्ट, आज की रात तो जागने वाला वक्त है, एक दूसरे की बाहों में खोने का वक्त है, तुम्हारा एक बार फिर मेरा होने का वक्त है। आज हमारी न्यूली वेडिंग हुई है लीगली, अब तो मेरी वाइफ हो और इस हिसाब से आज हमारी फर्स्ट नाइट है, हमारी वेडिंग नाइट। इस रात के लिए हर औरत के अपने ही ख्वाब होते हैं, क्या तुम्हारे नहीं है? खैर तुम्हारे नहीं है तो आई डोंट केयर, पर मेरे तो है। आज की रात मैं अपनी वाइफ को रात भर सोने नहीं दूंगा और मेरी वाइफ का भी फर्ज बनता है कि वह अपने हस्बैंड को खुश करें। वह खूबसूरत रात तो तुम्हें याद नहीं थी स्वीटहार्ट, बट आई स्वेयर कि आज की रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तो शुरू करें। और इतना कहकर राका ने बिना एक पल की देरी किए याना के होठों पर अपने होठ रख दिए और इससे पहले कि याना कुछ समझ पाती, राका ने उसे धीरे धीरे किस करना शुरू कर दिया था। याना को फिलहाल इस बात का अंदाजा नहीं था। वह अपनी जगह पर जमी सी खड़ी थी, उसके दोनों हाथों की पकड़ राका के शोल्डर के कपड़ों पर कस गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। न जाने क्यों उसने राका को खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की। अब राका धीरे धीरे उसे किस करते हुए अचानक की अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ा देता है। कुछ ही सेकंड में वह याना को बेड पर लेकर आया और उसे धीरे से बेड पर लेटाते हुए बिना किस ब्रेक किए
उसके ऊपर आते हुए अपनी किसी को पैशनेट करने लगा। देखते ही देखे याना की सिसकियां निकल रही थी क्योंकि राका उसे काफी पैशनेट किस कर रहा था। अब याना के हाथ अपने आप को राका के बालों में चल रहे थे और राका का एक हाथ उसके गले के पास तो दूसरा उसकी कमर को सहला रहा था। राका काफी सॉफ्ट तरीके से भेज रहा था क्योंकि याना उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिलहाल दोनों ही कंफर्टेबल थे। राका ने धीरे से अपनी जीभ उसके मुंह में इंटर कर उसे फ्रेंच किस करना शुरू कर दिया था। वह उसकी जीभ को शक करते हुए धीरे धीरे उसके मुंह के पूरे कोनों को एक्सप्लोर कर रहा था। धीरे धीरे याना भी उसकी किस का रिप्लाई करने लगी। उसे भी इस बात का एहसास नहीं था कि वह कब राका के साथ इन्वॉल्व होने लगी थी और इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि वह कहीं ना कहीं अपनी इस अनचाही शादी को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी। लगभग 20 मिनट तक दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे और अब राका को भी महसूस हो चुका था कि याना कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 20 मिनट की किस के बाद राका को महसूस हुआ कि याना को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने धीरे से याना के होठों को अपने होठों से आजाद कर हल्के हल्के नीचे की तरफ झुककर उसके गले और कॉलर बोन के पास किस करना शुरू कर दिया। याना राका के होठों से आजाद होते ही लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपनी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लंबी लंबी सांस लेने के कारण उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसके कारण उसका वेडिंग गाउन से झलकता हुआ उसके क्लीवेज काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे, क्योंकि उसने इस वक्त जो वेडिंग गाउन पहना था उसका गाल आगे की तरफ थोड़ा डीप था और उसके दोनों साइड से उसके ब्रेस्ट काफी हद तक शो हो रहे थे, जिन्हें देखकर राका उसके परफेक्ट उभार का अंदाजा लगा सकता था और अब वह उसे देखते हुए लगभग पागल होने लगा था। मेरा का यूं ही उसके गले और क्लीवेज पर किस करते हुए धीरे से उसकी उन सॉफ्ट एरियाज की तरफ आया और अब वह उन्हें चूमते हुए अपने होठों में लेकर उन्हें शक करना शुरू कर देता है, जिसके कारण याना की सीसियां निकल रही थी। उसे भी अपने बदन में आज एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके हाथ अपने आप राका के बालों में चलते हुए अपने दबाव बनाने लगे। अब राका उसके क्लीवेज पर किस करते हुए धीरे से अपना एक हाथ उसकी पीठ के पास ले जाकर उसे हल्का सा ऊपर उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में एडजस्ट करते हुए धीरे से अपने हाथों को पीछे ले जाकर एक झटके में याना के वेडिंग गाउन की बैक जीप को खोल देता है और ऐसा होते ही वेडिंग गाउन, जो कि अब तक याना की बॉडी पर पूरी तरह फिट था, वह तुरंत ही लूज हो गया था। अब राका ने यूं ही उसे अपनी बाहों में हॉल किए हुए जैसे ही उसके वेडिंग गाउन को कंधे से पकड़कर नीचे करना चाहा, तभी याना अपने होश में आई और घबराते हुए तुरंत ही राका के सीने पर अपने हाथों को रखकर उसे खुद से दूर धक्का देती है। राका, जो कि इस चीज के लिए फिलहाल तैयार नहीं था, अचानक याना से थोड़ा दूर हुआ था और अब वह अपनी गहरी नीली आंखों से याना की खूबसूरत हरी आंखों में देखते हुए थोड़ा कंफ्यूज था। अब उसके चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन आ रहे थे। उसने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से, याना देखा ना याना लुइस, आज मुझे रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम बोल रही हो आज से तुम याना लुइस नहीं बल्कि याना रखा विलियम्स हो और आज तुम्हें कोई राइट नहीं है मुझे रोकने का, और अगर तुमने रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा साथ दो, वरना। कहते हुए राका की नीली आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसकी बातों में वार्निंग साफ नजर आ रही थी, जिन्हें सुनकर याना के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे और अब उसे घबराहट हो रही थी। उसने तुरंत ही घबराते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में राका से कहा, मामा मैं जानती हूँ आज की रात मुझे तुम्हें रोकने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि अनचाही ही सही लेकिन हमारी शादी हो गई है और अब तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते, इस बात का एहसास भी मुझे है। शायद ये रिश्ता जिंदगी भर मेरे लिए एक समझौता बनकर रह जाएगा, लेकिन अब सच मानो तो मैं भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि शायद इसी में मेरे आने वाले बच्चे का भविष्य है, जो जाने अनजाने मेरे पेट में पल रहा है, और उसे हक अपने फादर के पास रहने का। राका, मैं आज रात तुम्हें तुम्हारे सारे राइट दे दूंगी, तुम जो कहोगे उसे मानूंगी भी, तुमसे किसी भी चीज क्यों लेकर बहस नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मैं बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ, प्लीज अपनी वाइफ ना समझ कर तो कम से कम अपनी होने वाली बच्चे की मॉम समझ कर ही मुझे एक प्रॉमिस दे दो। मुझे प्रॉमिस करो राका कि तुम। और वही तीसरा कमरा, जहां दो दिलों के मिलन के बाद आज दो जिस्म का मिलन होने वाला था। नताशा, जो कि इस वक्त दुल्हन के खूबसूरत लिबास को पहने सर पर बड़ा सा घूंघट डाले बेड पर बैठे ही रॉकी का इंतजार कर रही थी और अपने आने वाले
खूबसूरत भविष्य का इंतजार कर रही थी जो कि कुछ ही पलों में रॉकी के साथ शुरू होने वाला था। जिन्हें सोचते हुए उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज रॉकी और उसकी पहली बार मिलन होने वाला था। इस रात को लेकर हर लड़की अपने ख्वाब सजाती है, लेकिन ये रात नताशा की लाइफ में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता था, क्योंकि इस रात के सपने उसने बचपन से देखे थे। जब वह पूरी तरह से अपने रॉकी की हो जाती, रॉकी उसे सिर्फ दुनिया के सामने ही नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से अपने दिल से अपनाता। या ख्वाब जो शायद कुछ दिन पहले ही लगभग टूट सा गया था, जिसकी पूरी होने की उम्मीद शायद नताशा ने खो दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था ये सपना एक बार फिर सच होगा और यह खूबसूरत रात उसकी लाइफ में आएगी। नताशा बस इन बातों को सोचते हुए मन ही मन खुश हो रही थी, और तभी अचानक ही कमरे का दरवाजा खुला। इसके साथ ही उसे दरवाजा बंद करने की आवाज भी आई, और इसे महसूस करते ही उसके हुए दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुक गई। उसकी सांस ही अटक गई थी। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर काश गई और वह अपने पैरों को और भी ज्यादा करीब अपने सीने के पास समेटने लगी। तभी रॉकी की नज़र बेड पर बैठी हुई नताशा पर गई, और आज पहली बार नताशा को इस तरह अपने सामने देखकर उसे भी एक नर्वसनेस महसूस हो रही थी। रॉकी और दिन जितना बोल्ड था, वह बोल्डनेस इस पल में उसके पास नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी दुल्हन को अपने सामने देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने कम बेड की तरफ बढ़ाए और रॉकी को अपनी तरफ आते हुए महसूस कर नताशा भी घबरा रही थी। अब रॉकी बेड पर नताशा की बगल में बैठा। उसने धीरे से अपने हाथ नताशा की घूंघट उठाने के लिए, तभी नताशा ने शर्माते हुए तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, और नताशा के अचानक ऐसा करने पर रॉकी कुछ पल के लिए उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। वह समझ चुका था नताशा भी उसकी तरह नर्वस हो रही है, क्योंकि उसकी आंखें नताशा की हाथों पर जा चुकी थी, जो कि अपने लहंगे को मुट्ठी में दबा रही थी। अब रॉकी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और जोर में से एक गिफ्ट का बॉक्स निकालकर नताशा की तरफ बढ़ा दिया। नताशा, जो कि अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी, उसने अपनी लहंगे के दुपट्टे के अंदर से झांकते हुए तिरछी नजर से उस गिफ्ट बॉक्स को देखा, तो यह एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत बॉक्स था, जो कि रेड वेलवेट का बना हुआ काफी कीमती बॉक्स लग रहा था। इसके ऊपर एक छोटा सा गिफ्ट रैप था, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि इसके अंदर कोई कीमती नेकलेस होगा। नताशा ने फिलहाल कुछ नहीं कहा, और रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हमारा वेडिंग गिफ्ट। मुझे फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या लूं, लेकिन फिर सोचा कि शायद तुम्हें ज्वेलरी पसंद आए। प्लीज इसे एक बार खोलकर तो देखो। इतना कहकर रॉकी वह बॉक्स नताशा के हाथों में पकड़ा देता था। नताशा यूं ही करते हुए हाथों से वह बॉक्स ले लेती है और धीरे से उसे खोलकर देखती है, तो उसमें डायमंड का एक बहुत ही कीमती सेट रखा हुआ था, जिसके साथ कानों के झुमके भी थे। ये डायमंड का नेकलेस, जो कि खूबसूरत व्हाइट और रोज गोल्ड कलर के डायमंड से बना हुआ था, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। इसकी कीमत शायद करोड़ों में होगी। यह गिफ्ट देखते ही नताशा की आंखें चमक उठी, और तभी रॉकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया? नताशा ने बिना कुछ बोले शर्माते हुए हाँ में सर हिलाया, तो रॉकी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने भी धीरे से नताशा से पूछा, ऐसे कैसे? एक बार ट्राई करके तो देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि यह नेकलेस तुम पर कैसा लग रहा है। और रॉकी के सवाल पर नताशा कंफ्यूजन से दुपट्टे की आड़ से उसे देख रही थी, क्योंकि नताशा ने पहले ही बहुत ही कीमती और भारी गहने पहन रखे थे। उसके बाद यह नेकलेस पहनना काफी अजीब और इनकंफर्टेबल था, लेकिन फिर भी रॉकी की खुशी के लिए उसने धीरे से वह नेकलेस उठाकर अपने गले में पहनना चाहा। तभी रॉकी ने उसके हाथों को पकड़ लिया। अचानक ही अपने हाथों पर रॉकी के हाथ महसूस कर नताशा एक बार फिर नर्वस हो गई, और रॉकी भी अपने सख्त हाथों में नताशा की मुलायम हाथों को महसूस कर अंदर से बेचैन होने लगा था। लेकिन फिर वह मामले को कंफर्टेबल बनाने के लिए धीरे से बोला, क्या कर रही हो तुम वाइफी? इतनी नर्वस मत हो, तुमने पहले ही इतने सारे ज्वेलरी पहन रखे हैं, इसके बाद ये नेकलेस पहन कर कैसे पता चलेगा कि तुम कैसी लग रही हो? पहले तुम अपने बाकी के ज्वेलरी उतार दो, फिर इसे ट्राई करो। रॉकी की बात सुनकर नताशा को भी महसूस हुआ कि वह बेवकूफ़ी कर रही थी। अब उसने धीरे से अपने हाथ रॉकी के हाथों से छुड़ाए और अपने गले के पीछे ले जाकर नेकलेस के हुक को खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनट तक उससे ये खुला ही नहीं।
क्योंकि भारी भरकम लहंगे के बाद उसके बालों का हेयर स्टाइल जिसमें न जाने कितने ही पिन लगे हुए थे। एक्सपेंसिव ज्वेलरी के होने के कारण उसमें हुक भी काफी सेफ्टी से दिए गए थे जो शायद किसी की मदद के बिना खोलना थोड़ा मुश्किल था, और इस बात को कहीं ना कहीं रॉकी भी समझ चुका था। अब उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसने किसी तरह अपने चेहरे की मुस्कान को कंट्रोल करते हुए नताशा से प्यार से पूछा, क्या हुआ? नेकलेस नहीं निकल रहा क्या? मैं हेल्प करूं? रॉकी के पूछने पर नताशा ने भी मासूमियत से हाँ में सर हिलाया और वह धीरे से पलट गई। और अब रॉकी को महसूस हो चुका था कि उसकी चाल कामयाब हो रही है। दरअसल वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि धीरे से नताशा के करीब जा सके, वरना वह उसे नर्वस होते हुए अपने करीब आने नहीं देगी। रॉकी ने अपने हाथ पीछे की तरफ ले जाकर नताशा के नेकलेस को खोलना चाहा, तभी उसने काफी प्यार से नताशा से कहा, ये खुल नहीं रहा, शायद कहीं फंस गया है, मैं तुम्हारा दुपट्टा हटा दूं? रॉकी के सवाल पर नताशा भी बेवकूफी में आते हुए हाँ में सर हिलाती है। उसे बेचारी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह रॉकी से कुछ भी कह पाए। आप रॉकी ने धीरे से उसके कंधे के पास दुपट्टे के पिन को खोल दिया। ऐसा करते हुए उसने नताशा की ब्लाउज को हल्का सा एडजस्ट किया था, जो महसूस होते ही नताशा को अपने अंदर अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो रही थी। रॉकी ने कुछ ही पल में नताशा के दुपट्टे को हटाकर साइड में कर दिया और अब नताशा की खूबसूरत बैक रॉकी के सामने थी। उसकी चिकनी मक्खन जैसी बॉडी देखकर रॉकी के दिल की धड़कन रफ्तार पकड़ रही थी, क्योंकि नताशा ने जो ब्लाउज पहना था वह आगे से थोड़ा डीप और पीछे से बैकलेस था। पीछे वह कुछ डोरियों पर ही टिका हुआ था। नताशा की चिकनी पीठ काफी गोरी और अट्रैक्टिव थी। रॉकी जानबूझकर अपनी उंगलियों से शरारत करते हुए उसकी पीठ और कंधे पर सहला रहा था, जो नताशा के दिल में खलबली मचाने लगा था। रॉकी झूठ मूठ में उसके नेकलेस का हुक खोलने का ड्रामा करते हुए बोला, ये फंस गया है, ऐसे नहीं खुलेगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं ट्राई करता हूँ। और इतना कहकर उसने धीरे से झुककर नताशा की गले के उस हुक को दांतों से खोलना शुरू कर दिया। बेचारी मासूम नताशा अपनी शरारती पति के शरारतों से अनजान अपने दिल की बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। रॉकी जानबूझकर उसके पीठ और गले के पास किस कर रहा था। रॉकी का इतना करना ही नताशा को परेशान कर रहा था, क्योंकि वह पहले ही बहुत ज्यादा नर्वस थी। अचानक रॉकी दांतों से उसके हुक को खोलने का ड्रामा करते हुए नताशा की गले के पास उसे किस करते हुए हल्के से अपने दांतों का दबाव बना देता है, जिसके कारण एक हीकी का निशान नताशा की गोरी बॉडी पर उभर आया। आह की आवाज के साथ नताशा भी सीसक उठी। नताशा किसी की सुनते ही रॉकी ने धीरे से अपने होंठ उस जगह पर रखकर उसे शक करना शुरू कर दिया, और अब नताशा के पसीने ने छूट रहे थे। तभी उसने घबराते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में पूछा, आह रॉकी, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी वाइफी, वह गलती से वहां पर मेरे दांत लग गए थे, ये हुक फंस गया है। और इतना कहकर रॉकी ने एक बार फिर उसे किस करते हुए हल्के से नेकलेस खोल दिया। अब वह नेकलेस जैसे ही नताशा के गले से गिरने वाला था, रॉकी ने तुरंत अपने हाथ आगे ले जाकर नेकलेस अपने हाथों में थाम लिया। रॉकी के हाथ अचानक अपने गले के सामने महसूस कर नताशा एक पल के लिए कांप उठी, तो रॉकी जानबूझकर उसके गले के आगे के हिस्से कुछ होते हुए नेकलेस धीरे से उसके गले से निकलता है। नताशा बेचारी तो पसीने से भीगते हुए अपना सलाइवा गटक रही थी। अभी रॉकी ने धीरे से उसके गले के पास झुकते हुए अपनी मदहोश सांस उसके कानों के पास छोड़ते हुए पूछा, वाइफी, ये ज्वेलरी काफी इनकंफर्टेबल है, मैं ईयररिंग निकाल दूं? बेचारी नताशा धीरे से हाँ में सर हिलाती है। अब रॉकी अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए जानबूझकर उसके गले और कानों के पास अपनी उंगली सेड्यूस तरीके से चलाते हुए धीरे से उसके कानों से ईयररिंग निकलने लगा। ईयररिंग निकालते ही उसने झुककर नताशा के कानों पर किस करते हुए उसे हल्के से बाइट कर लिया। नताशा एक बार फिर सीसक उठी थी। धीरे धीरे रॉकी ने उसके दोनों ईयररिंग खोल दिए और अब उसके मांग टीका की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर धीरे से मांग टीका भी निकाल देता है। उसने झुककर नताशा की माथे पर भी किस किया। अब उसकी उंगलियां नताशा के डिजाइनर हेयर स्टाइल बालों में पड़ने लगी। वह अपनी उंगलियां उनमें उलझाते हुए नताशा से अपनी मदहोश आवाज में बोला, मैं इन्हें भी निकाल दूं? इतना कहते हुए वह नताशा के बालों के जुड़े को भी खोलने लगा। इस बीच उसके हाथ ज्यादा से ज्यादा अपनी शरारत कर रहे थे और कुछ ही पल में नताशा के लंबे काले बाल लहराते हुए उसके बैक को कवर कर रहे थे। अब रॉकी धीरे से नताशा के नाक से उसकी नाथ निकालते हुए अपनी
नशीली नीली आंखों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। नताशा को भी रॉकी की नशीली नजरें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने शर्म से अपनी नजर नीचे कर रखी थी। रॉकी ने नताशा के नाक से उसकी नाथ निकालकर साइड में रख दी और धीरे से झुककर उसके होठों पर लाइट किस किया। रॉकी लगभग 5 मिनट तक उसके होठों पर किस करता रहा। नताशा ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। अब रॉकी का दूसरा हाथ नताशा की कमर पर चलने लगा तो नताशा के शरीर में कर्क दौड़ रहा था। लगभग 5 मिनट बाद रॉकी सभी गहनों को साइड के टेबल पर रखकर एक बार फिर नताशा के करीब आने लगा। तभी नताशा घबराते हुए रॉकी के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, रॉकी पापा प्लीज अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।